नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पुरुषों का ही वर्चस्व है और उन्हीं में से एक क्षेत्र है संगीत निर्देशन का। हिंदी फिल्म जगत की पहली महिला संगीत निर्देशिका थी सरस्वती देवी। करीब 30 साल के अंतराल के बाद 1959 में एक और महिला संगीत निर्देशिका का नाम उभर कर आया। उनकी पहली ही फिल्म दिल दे के देखो, इस फिल्म ने उनके नाम के झंडे गाड़ दिए। दिल दे के देखो से लेकर उनकी आने वाली फिल्म दिल परदेसी हो गया तक एक लंबा सफ़र तय किया है हमारी आज की मेहमान ने। तो आप भी तो सुनना चाहिएगा उनके सुरीले सफ़र की सुरीली कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो स्वागत कीजिए हमारी आज की मेहमान, संगीत निर्देशिका, गायिका श्रीमती उषा खन्ना जी का। उषा जी, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। उषा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि 42-44 साल से इंडस्ट्री में रहना अपने आप में एक काबिले तारीफ बहुत बड़ी बात है ये, पर आज भी जब आप धुन बनाती हैं उतना ही उत्साह रहता है जितना 40-42 साल पहले था? बिल्कुल रहना भी चाहिए। अगर इतना उत्साह नहीं होता तो फिर मैं म्यूजिक डायरेक्शन आज तक नहीं कर पाती। शौक है, उस चीज़ को मैंने बरकरार रखा है कि जब भी कुछ नया काम करना हो तो उसको वैसे ही सोच के करती हूँ कि मुझे जैसे पहली बार ब्रेक मिला है। अच्छा जी। और कभी ऐसा लगता है कि नहीं, जो कुछ मुझे बढ़िया चीज़ें देनी थी वो बन चुकी हैं, या ऐसा लगता है कि नहीं अभी बेस्ट तो अभी आना बाकी है? नहीं, बेस्ट ही सोचना चाहिए, आना चाहिए। हर बार जो कर दिया उसको भूल जाते हैं। आपको ऐसे नहीं लगता जो आपने पहले धुनें बनाई हुई इतनी खूबसूरत धुनें हैं वो बार बार सुनी जाएं? नहीं, अब उसी अगर वही आप धुन सुनते रहेंगे तो आप लोग खुद बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं हर बार उस चीज़ को अच्छा रखती हूँ अपने दिमाग में, भाई ऐसी ही ट्यून कोई अच्छी बननी चाहिए। तो मैं नया काम करने की कोशिश करती रहती हूँ। जी। ये बताइए कि जितना हम जानते हैं कि आपके पिताजी जी। बहुत अच्छे कवि गीतकार जी। रहे, आपके पति, हम्म। आपको लगता है कि इस कारण घर परिवार में ऐसा माहौल रहा कि वो कविता की समझ आप में रही और शायद इसलिए उस आत्मा को आप पहचान पाती हैं गीत के? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छा लिखते थे, शायरी, उर्दू शायरी करते थे जी। उनको देख देख के मुझे भी शौक होता था कि मैं भी कुछ लिखूं। पहले तो मुझे लिखने का शौक आया जी। पर मैंने देखा ये मेरे समझ में नहीं आएगी बात। पर लिखा आपने कभी शुरुआत नहीं, में? लिखा नहीं। अच्छा। हाँ। कोशिश करती थी। जी। फिर मैंने पापा से नई जो लिखते थे उसकी ट्यून बनाने की कोशिश करती थी। अच्छा। तो पापा मुझसे कहते थे, भाई तुम सोच लो, तुम्हें राइटर बनना है, सिंगर बनना है, क्या बनना है। तब तक मेरे दिमाग में म्यूजिक डायरेक्शन का नहीं आया था। तो उन्हें कहने लगे, मैंने कहा नहीं मैं सिंगर बनूंगी। तो बोले फिर रियाज क्या करो, रोज सुबह उठ के। वो 2-3 दिन तो किया, इसके बाद कौन रियाज करता है। तो कहने लगे नहीं तुम सिंगर भी नहीं बन सकती हो। फिर मैंने उनसे ना ट्यून बोल लेके उसकी ट्यून बनाती थी। अच्छा। फिर वो कहने लगे अच्छी तुम बनाती धुन, कोशिश करती रहो। तो मैं इस तरह इस रंग में आने लगी। जी जी। तो आपने संगीत सीखा बाकायदा शुरू में? नहीं, बाकायदा तो नहीं सीखा। एक्चुअली सब मुझे देन है माँ की। क्या बात है। सरस्वती मैया ने थोड़ा कृपा करके रखी थी। अगर मैं मतलब मैंने ना कोई टीचर से सीखा, ना रागदारी का इतना मुझे है, मगर मुझे क्या है कि मैं जो भी सुनती थी, मेरे प्रोड्यूसर कभी कहते हैं ना कि मुझे ऐसा गाना चाहिए जो राग में हो, तो मैं पूछ लेती थी कि भाई कौन सा राग में। फिर उस राग के बारे में मैं इतना नहीं जानती थी, मगर उसमें कौन कौन से सुर लगते थे वो पूछ के फिर मैं ट्यून बना लेती थी। तो फिल्मों में संगीतकार बनने की कैसे सूझी, यहाँ तक आना कैसे हुआ? फिल्मों में तो संगीत निर्देशिका के लिए मुझे एस मुखर्जी जी ने चांस दिया था। तब हमारे बहुत मशहूर गीतकार थे इंदिवर जी। तो मेरे पापा के दोस्त थे।
तो घर पे आया करते थे, उन्होंने कहा कि उषा तुम मेरे साथ चलो फिल्मालय स्टूडियो में, वहाँ तुम गाना सुनाओ, मैं तुम्हें चांस दिलवाता हूँ। क्योंकि वो फिल्मालय में जब तक उन्हें नया राइटर और नया सिंगर चाहिए था। जी जी तो मैं गई, मैंने उनको गाने सुनाने लगी। जी। तो मुखर्जी साहब ने कहा कि तुम गाना गाना चाहती हो? उषा जी माफ़ कीजिएगा, जी। पहले ये फ़ोन ले लें, हाँ देहरादून जी, से जी। फ़ोन है गंभीर सिंह बिष्ट का। हेलो बिष्ट जी, कहिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए आपका सवाल क्या है। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपकी शुरुआत कब हुई? मैं 59 में आई थी 59 में। जी। अच्छा, और आपके एक मैंने पिछली बार टीवी में गाना सुना था, चूड़ी मजा न देगा। जी जी। वो गाना मेरा नहीं था, वो मेरे असिस्टेंट हैं किशोर महेश, उनका गाना था। वो था सावन जी की पिक्चर का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम बातचीत कर रहे थे शुरुआत कैसे आप जी। इंदिवर साहब आपको जी। स्टूडियो रह गए। हाँ जी। तो मैंने वहाँ गाना सुनाया, तो मुझे मुखर्जी साहब ने कहा कि तुम क्या कर रही हो, ये कौन सी किसकी धुन है ये? हम्म, मैंने कहा मेरी है। कह रहे नहीं, हो ही नहीं सकता तुम्हारी धुन। मैंने कहा नहीं, मैं शौकिया बनाती हूँ। जी। तो कहने लगे ठीक है, तुम सिंगर तो नहीं बन सकती, क्या तुम लता से अच्छा गा सकती हो? मैंने कहा बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहने लगे आशा जी से। मैंने कहा जी नहीं, मैं इनकी तरह किसी तरह गा नहीं सकती हूँ। तो बोले तुम म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओ। क्या बात है। तो मैं इस तरह म्यूजिक डायरेक्टर बन गई। और पहली फिल्म उन्हीं की फिल्म थी जी ये, हाँ, दिल देके देखो। दिल दे के देखो। ये उसी फिल्म का है ना, बड़े हैं दिल के काले। हाँ, जी। बहुत खूबसूरत, यानी मुझे लगता है ये वो गीत हैं जो आज भी उतने ही जीवंत, उतने ही हाँ, लाइव एकदम, में और लगते मेलोडी हैं। है ना इसकी वजह बहुत से। खूबसूरत गाना है। तो वहाँ अच्छा, आपने फिल्मों में गाया भी है, तो बहुत कम। पहले गाया और फिर संगीत देना आपने शुरू किया नहीं, या? गाया तो मैंने संगीत करने के बाद, संगीतकार बनने के बाद। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बताइए कि अभी भी ये जो संगीत निर्देशन का क्षेत्र है, यानी मेल डोमिनेटेड है, डोमिनेशन यहाँ काफ़ी है, यहाँ पर अपनी जगह बनाने में आपको कभी ये लगा, यानी फ़ायदा या नुकसान? नहीं, मुझे तो कभी ऐसा नुकसान हुआ नहीं। नहीं। फ़ायदा ही होता रहा, क्योंकि क्या है कि मुझसे एक म्यूजिक डायरेक्टर होने की वजह से मुझे सब जगह से प्यार मिला। कभी किसी सिंगर ने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। मेरे सब फील्ड में जितने म्यूजिशियंस हैं जी। कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी थी। अच्छा जी, अगला फ़ोन आगरा से है, राजेश गौतम का। हेलो राजेश। हेलो। हाँ जी। हेलो उषा खन्ना जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरा पसंदीदा गाना है मधुबन खुशबू देता है। क्या बात है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीवन है जो औरों को जीवन देता है। आप गुनगुना कर बताइए, सुनाइएगा तो ज्यादा वो अच्छा इतना लगेगा। अच्छा गाया हुआ सिंगर्स का है, मैं कोशिश कर लेती हूँ। जी। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। क्या बात है। उषा जी, बताइए कि आपके गानों की खासियत हम लोगों को ये लगती है कि यहाँ पर कभी भी गीत पर संगीत हावी नहीं होता। बहुत कानों को बहुत सुकून मिलता है, पर वो संगीत कहीं भी शोर जैसा नहीं लगता। नहीं, देखिए, अगर शोर हो जाएगा तो जो धुन है, जो वर्ड्स हैं हमारे, वो अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो कैसा लगेगा। तो मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ कि जब भी कोई मुझे बोल मिलते हैं तो मैं उसके मुताबिक मैं ट्यून बनाती हूँ। आपने कहा जब भी कभी कोई बोल मिलते हैं, यानी आप उन संगीतकारों में से नहीं हैं जो पहले, आजकल तो सुना है हर संगीतकार के पास अपना म्यूजिक बैंक होता है ना, और जो कहा वो दिखा दिया है ना, और अब आप ठीक है, आपको जो धुन पसंद आ गई प्रोड्यूसर को, मैं तो कंपोज करती हूँ। और मुझे क्या, मैं कभी ट्यून नहीं बनाती पहले। मैं राइटर से, अब जैसे राइटर बताते हैं कि ये सिचुएशन है, उसके मुताबिक राइटर को मैं बोलती हूँ आप लिख लीजिए, फिर मैं उसकी ट्यून बनाती हूँ। अच्छा। सिर्फ धुन नहीं बनाती, मैं कभी भी नहीं बनाती। नहीं जी। अगला फोन पुणे से नाजिम का। हेलो। हेलो जी। हेलो उषा जी, नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ, आपसे बात हो गया तो मेरा तो बहुत ही इतना जस्ट आई एम लकी दैट आपसे बात हो गई मेरी। थैंक यू जी। अच्छा, हेलो जी।
हाँ, मेरा आपसे एक ही सवाल था ये कि जो आजकल के जो गाने हैं जिसमें मतलब काफी साउंड्स और हैवीली मतलब म्यूजिक वगैरह यूज किया जाता है, तो आपके जो गाने हमने काफी पुराने सुने हैं, जी तो काफी दिल को छू जाने वाले भी हैं और बैठ के संतोष से मतलब सुनने का भी मन करता है उन गानों को। जी तो आजकल जो भी न्यू जनरेशन है और जैसे भी म्यूजिक डायरेक्टर्स नए गाने वगैरह जो भी बनाते हैं, तो इनमें आप कुछ और मतलब न्यू क्रिएटिविटी कब तक करेंगे और कब तक आप आपका नेक्स्ट मतलब कोई एक अच्छा सा कोई आने वाली फिल्म में या आने वाला कोई ऐसा गाना वगैरह आप उसके बारे में कुछ बताएंगे तो ज्यादा खुशी होगी मुझे। आपका सवाल इतना बड़ा था कि मैं भूलती जा रही थी क्या आपने कहा। मैं ये कहूँगी कि आजकल के लिए आप लोग जो कह रहे हैं कि रिदम और ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा होता है, क्या है कि देखिए ज़माने के साथ सबको चलना पड़ता है। फिर भी ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक रिदम रखिए, गाने को बोलों को ध्यान में ज़रूर रखिए और मेलोडी के मत भूलिए। मैं हमेशा इसी वही ख्याल अपने गानों में रखती हूँ कि अगर कोई मेरे गाने सुने तो उसको गाने की कोशिश तो करेगा। अगर मैं सिर्फ रिदम डाल देती हूँ उसमें, तो आप गाएंगे क्या? रिदम तो गा नहीं सकते, रिदम तो सिर्फ सुना जाता है। तो इस बात को मैं ध्यान में ज़्यादा रखती हूँ कि मेरे बोल ज़्यादा सुंदर लगेंगे आते समय। और फिर उन्होंने ये भी जानना चाहा कि आगे किस तरह की क्रिएटिविटी, आगे की किस तरह की धुनें आप देने रही हैं। वो तो आशु जी ऐसा ना कि जैसा सिचुएशन मिलती है उसके हिसाब से धुन बनानी पड़ती है। तो बनाते तो ऐसे अपनी शौकिया हम काम करते रहते हैं। जैसे अगर कोई सिटिंग नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ अच्छे बोल मिलते हैं तो उसको देख के हम लोग अपनी सिटिंग करते हैं। अगला फोन उड़ीसा से है, संतोष कुमार राणा का। हेलो संतोष जी। हेलो हेलो जी। हेलो। मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मुझे क्या क्या करना चाहिए? देखिए आप सिंगर बनना चाहते हैं, आपने कभी मुझे पता नहीं सीखा या नहीं सीखा। हाँ जी। आप ये जो आप सिंगर बनना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। लोग ये समझते हैं कि एक तरह से हमने गुनगुना लिया तो हम गा सकते हैं, ये तो है नहीं। आप देखिए अगर आप सिंगर बनेंगे तो आपको कंपटीशन में किशोर दा हैं, रफ़ी साहब थे, थे दोनों, और जो इस वक्त गा रहे हैं आप उनसे अच्छा गा सकते हैं, तो कोशिश करिए सिंगर बनने के लिए। यानी आप मानती हैं कि वही स्तर अपना पहले शुरुआत वहीं से की जाए, वहीं से सोचा जाए। आप अपने गीतों में लोगों को मौका देती हैं, नए लोगों को? आपने काफ़ी लोगों को दिया। मैंने काफ़ी मौका दिया है जी। आज की तारीख में जो हिट है वो है सोनू निगम जी। तो सोनू निगम को सबसे पहले मैंने चांस दिया था। अच्छा। फिर ये शब्बीर कुमार आए थे, फिर उनको, फिर मोहम्मद अजीज, फिर ये विनोद राठौर, ओहो, हेमलता, पंकज उदास। क्या बात है। मैंने जी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि इतने एस्टेब्लिश सिंगर्स हैं जो उनकी जगह नए लोगों को लेना, कोई रिस्क फैक्टर ऐसा नहीं? अब जिनको मैंने चांस दिया वो भी तो सब नए थे ना। वही तो कह रही हूँ कि नहीं, क्या होता है कि आवाज और उसकी स्टाइल से आपको मालूम पड़ सकता है कि ये आदमी अच्छा गा सकता है, क्योंकि सबने रियाज किया हुआ, सीखा हुआ है, और आवाज इस फिल्म में आने के लिए है, तो उसको जल्दी ब्रेक मिल जाता है। आप जब धुन बना रही होती हैं उस समय कुछ दिमाग में रहती है बात कि किससे गवाना है, तो उस हिसाब से धुन बनाई जाए, कभी ऐसा भी होता है? ये पहले हुआ करता था जब रिकॉर्डिंग जब सिटिंग होती तो मैं डायरेक्टर, राइटर, हम लोग सब पहले सोच लेते थे कि ये गाना कौन गाने वाला है। मुकेश जी गाएंगे या किशोर दा गाएंगे या रफ़ी साहब, फिर उनकी स्टाइल में गाना पड़ता था। आप खुद क्यों ज्यादा गाने नहीं गाए? मैं इन सबसे अच्छा नहीं गाती ना, मैं खुद खामियां निकालती हूँ कोई नए सिंगर की, और मेरे अंदर तो एज ए सिंगर बहुत खामियां हैं, तो उनको कौन बताएगा, इसलिए मैंने वो चांस ही नहीं लिया। ऐसा है कि जब आप एक गाना बन रहा है, गीत लिखा गया, जैसा कि आपने बताया कि आप तो इस बात पर विश्वास करती हैं कि पहले गीत लिख कर दिया जाए तब आप धुन बनाएंगी, वहाँ से शुरुआत होती है गीत की, वहाँ से लेकर उसे पिक्चराइज करने तक, वो पर्दे पर लोगों को दिखा, स्टेप बाय स्टेप किस तरह ये गाना पूरा लोगों तक पहुँचता है? ये लोगों तक पहुँचने के लिए इसको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। जी। पहले हमारा डायरेक्टर साहब आते हैं, फिर नहीं, पहले हम लोग स्टोरी सुनते हैं, फिर डायरेक्टर बताते हैं कि आज इस पिक्चर की ये सिचुएशन है, इस पर गाना बनाना है।
फिर गाना लिखा जाता है, जी फिर ट्यून बनती है, फिर सिंगर आते हैं, फिर उनको रिहर्सल की जाती है, फिर स्टूडियो में जाते हैं जी जी और वहाँ जाके फिर गाना रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड करने के बाद डायरेक्टर साहब इसको फिर शूट करते हैं, फिर वो पब्लिक को दिखा देते हैं। कभी उषा जी ऐसा भी लगा कि आपने गीत बनाया, आपको लगता है बहुत खूबसूरत धुन बनी है, और जब आप उसे पर्दे पर देखती हैं तो लगता है कि नहीं, पिक्चराइज सही नहीं हुआ, निराशा बहुत होती बार ऐसा हो जाता है, होता है काफी, ऐसा? हाँ बिल्कुल होता है। क्योंकि हम लोग जब वो सुनाते हैं और हम जब गाना बनाते हैं तो हम खुद वहाँ चले जाते हैं। अगर कश्मीर का गाना है, सिचुएशन है, तो हमें मेंटली वहाँ जाना पड़ता है। जी फिर हम सोचते हैं कि गाना रिकॉर्ड करने के बाद कहते हैं बहुत अच्छा गाना, कभी पिक्चराइजेशन में गड़बड़ हो जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि जब गाना पिक्चराइज किया जाए उस समय संगीतकार का भी अपना कुछ दखल होना चाहिए, उनकी राय ली जाए? मैं अपने गाने में तो डायरेक्टर को दखल नहीं करने दूंगी। हम पूरा सिचुएशन हम पूछ लेते हैं ना। जी फिर मैं जाके जब जिसकी मुझे मतलब नॉलेज ही नहीं है कि इस कैमरा को कहाँ रखा जाता है और कैसे जी। शूट किया जाता है, तो मैं कैसे दखल दे सकती हूँ? नहीं, पर ये भी तो हो सकता है ना कि गीतकार ने जिस ढंग से उसे सोचा, संगीतकार ये तो एक रचनाकार है, लिखने वाला और धुन देने वाला, बनाने वाला, तो उनकी भी अपनी क्रिएटिविटी है। उन्होंने जिस ढंग से उसे सोचा, अगर पर्दे पर वो वैसा नहीं दिखे तो उनसे भी राय ली जाए कि आपका जहन में उस कभी समय बहुत क्या कभी था? हो सकता है, पूछते क्योंकि हैं कभी कोई? नहीं, नहीं। हम लोग खुद ही अपने आप बात कर लेते हैं। कभी जी। कभी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टर भी तो बेचारा किसी वजह से भूल गया हो या कुछ भी हो सकता है। उस पीढ़ी के गायक गायिकाएं जो थे, रफ़ी साहब ने आपके बहुत से गीत गाए हैं, मुकेश जी हैं, किशोर कुमार साहब, आशा जी ने बहुत गीत गाए हैं। उन गायक गायिकाओं में और आज के दौर के गायक गायिकाओं में क्या अंतर आप पाती हैं? देखिए, पहले जो गायक और गायिकाएं थी, ये लोग है ना बहुत इस रिकॉर्डिंग को आई मीन म्यूजिक डायरेक्टर के पास आने तक उसकी पूजा करके आते थे। गाना हमारे पास आने के लिए हम गाना सिखाते हैं ना, जो ट्यून बनाइए। जी कभी कभी अब लता जी मेरा गाना गा रही है तो उनको बार बार नहीं गा के सुना सकती थी, जी मतलब खुद डरती थी कि मैं कैसे सुनाऊं, इनको समझ नहीं आ रहा। तो लता जी खुद बोलती, नहीं भाई ये तुम्हारा गाना है जिसको हम लोग गाएंगे, तो जैसा तुम चाहती हो वैसे ही मुझे बताओ, गाना गा दूंगी। टिहरी गढ़वाल से फोन है आपके लिए, चंद्रपाल का। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, पूछिए उषा जी, सर। नमस्कार। नमस्कार। आप पूछिए सवाल चंद्रपाल जी। हाँ जी, ये आपने जब उषा सर जी से और आशा जी के साथ आपने काम शुरू किया था तो बहुत ऊंचे मुकाम पे थी। जब लता जी, आशा जी ने से आपने गवाया तब वो लोग तो बहुत ऊंचे मकाम पर थे, आप उनको कैसे सिखा सके, शायद वो जानना चाहते हैं। नहीं, अब जब मैं स्टूडियो में मैं मतलब मेन मानी जाती थी ना, जी। कि भाई म्यूजिक डायरेक्टर का काम है। जी अब मुझसे मकाम के बारे में लता जी जब आती थी तो हम उनको प्रणाम करके डर तो जाते थे कि भाई मैं इनको कैसे सिखाऊंगा ना। जी गाना सिखाते सिखाते तो मुझे ख्याल रहता था भाई मैं जरा सी भी गलत गाऊंगी तो, और दीदी को देख के मैं हमेशा गलत करती हूँ। अभी मैं वो गाना गा रहे थे एक गाना, तो मैं उनको सिखा रहे, बोले उषा तुम बदल 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 के क्यों गा रही है? मैं कहा नहीं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है आपसे। बोले कमाल है, इतनी तेरे गाने का भी डरती है। पर्सनैलिटी ऐसी है ना वो। जी। तो उन लोग ने तो मुझे सहयोग दिया। और जब आपने उनके साथ डुएट भी तो गाया, आशा जी के साथ डुएट गाया आपने, एक बार गाया था, वो कैसा रहा? वो मुझे याद नहीं है, मगर एक गाना था तो मुझे याद नहीं आ रहा उस वक्त। तब आप शुरुआती दौर पर, जी, शुरुआती दौर का था कैसा? हाँ जी, तो कैसे मतलब उन्होंने सही तरीके से आपके साथ व्यवहार, यानी आप नई हैं, आप टेंशन में हैं? नहीं, यही तो उनके अंदर बहुत अच्छी खासियत थी कि वो लोग कभी हमको हमारे ऊपर चढ़ के बात नहीं करते थे। अच्छा। कभी नहीं। आशा जी और भी बहुत अच्छी रही, कभी मुझे, वो तो मुझे खैर बहुत प्यार करती, बेटी बनाया हुआ उन्होंने। एक बार क्या हुआ कि एक गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, प्यार की कसम है ना देखो ऐसे प्यार से, तो वो गाना गा रहे थे रफ़ी साहब और आशा जी। तो अचानक मैं वो क्या था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कांच के ऐसे कांच था, यहाँ सिंगर गा रहे हैं और मैं यहाँ से सुन रही थी। तो मैं ऐसे गाने सुनते सुनते मैंने ऐसे ना ऐसे किया, एक्सप्रेशन हो जाते हैं अगर गलत हो तो कहने लगे, इतने में कट करके आवाज आई तो रफ़ी साहब बोले
उषा जी जरा अंदर आइए, और बहुत सॉफ्ट बोलते थे। जी। और मैं डर गई, मैंने बोला पता नहीं गाना भी कट करके मैं आई। मैंने कहा रफी साहब फरमाइए। कहने लगे आपको मेरा गाना पसंद नहीं आ रहा है। अब मुझे तो, मैं डर के मारे नर्वस हो गई। मैंने कहा नहीं रफी साहब ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं, वो मैं गा रहा था प्यार की कसम है ना देखो प्यार से, वो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था। मैंने कहा रफी साहब थोड़ा सा बताऊं? अरे थोड़ा नहीं, तुम मुझे अच्छी तरह बताओगे क्या तुम्हें। तो वो था कि प्यार की कसम है न देखो ऐसे प्यार से, ओ तू मेरा सनम है कहूंगी मैं पुकार के। उसमें जो था ना ओ, अच्छा वो ओ में क्या था, ओ गाने से बीच में एक क्रैक करना पड़ता है, ओ एक आता है ओ कन जो लग रहा है, ओ तू मेरा सनम है। अरे तो बताना चाहिए, मैं तो गलत गा रहा था। मतलब ऐसी बात हुई। रफी मतलब इतनी बारीकी, बहुत मतलब ये लोग, ये सिंगर्स तो थे, चले गए। अगला फोन लें, बनारस से है विजय सिंह का। हेलो विजय। हाँ उषा जी नमस्ते। नमस्कार। हेलो। हाँ जी। हाँ उषा जी नमस्ते। नमस्कार। उषा जी आपके लिए मेरा प्रश्न है कि आप जो आज संगीत दे रही हैं और जो पहले के समय में आपने संगीत दिया है, उसमें आपकी अपनी पसंद कौन सी है, आज के समय का कि पहले के? देखिए मेरे पसंद के तो पहले भी गाने थे और नई आज के दौर के भी थे, और उन दोनों को मैंने क्या किया कि मेरे गाने की मुझे इतनी चेंजेस नहीं लगती, तो मेरे गानों में मैं मेलोडी को नहीं भूलती हूँ। आप मेरा कोई भी पुराना पिक्चर की देखिए, पहली पिक्चर से लेके आज तक की पिक्चर देखिए, आपको ना मीठे गाने लगेंगे, मेलोडी में नहीं हटाती। इसलिए मेरे कंपोजिशन में दोनों वक्त में मैंने एक जैसा ही काम किया है। नहीं, ये बात आपने बहुत सही कही कि आपके गानों में वो मिठास बहुत रहती है, पर आपने ये भी कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि समय के साथ बदलना होता है, तो आपको लगता है कि आपका संगीत भी कहीं कुछ बदला है? अभी देखिए मेरी ये पिक्चर आई नहीं, दिल परदेसी हो गया, जी। इसको आप देखिएगा कि इसके अंदर मैंने समय के साथ बदला क्या है, उसके जो रिदम है जी, उसको आज की रिदम रख के, ऑर्केस्ट्रा भी है मगर ऑर्केस्ट्रा को हैवी नहीं होने दिया ट्यून के ऊपर, और मेलोडी को भी रखा है। और उसके जो सबसे खूबसूरत चीज मुझे उस पिक्चर में मिली वो लिखावट, मतलब जो शायर ने लिखे हैं बोल, सामन जी ने लिखे हैं उस पिक्चर के गाने, तो वो बोली ऐसे है कि आपकी मीठी ट्यून नहीं बनेंगी। और आज के जमाने का, अब सामन जी भी डायरेक्टर आज के हैं, मुझसे कहते हैं उषा जी देखिए आपको मैं ये गाना दे रहा हूँ मगर इसमें आप अपना रंग डालना मत भूलिएगा, मगर मुझे फिर भी आज मॉडर्न गाना चाहिए। मतलब ठीक है, मॉडर्न में मतलब क्या होगा कि ऑर्केस्ट्रा को थोड़ा सा हैवी करना पड़ा रिदम। जी। अगला फोन चेन्नई से है आपके लिए, विनोद कुमार का। हेलो। हाँ जी नमस्ते, मैं विनोद बोल रहा हूँ चेन्नई से। वैसे तो मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ। हाँ जी पूछिए। और मतलब कर्नाटिक म्यूजिक में मैंने 7 साल वोकल किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अच्छा गा सकता हूँ। चेन्नई में होने की वजह से मुझे क्या चांस मिलने की थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मतलब अगर आप मुझे कांटेक्ट करके, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ। और मोबाइल नंबर 9840025120, अगर आप मुझे चांस देना चाहें तो। मैंने आपको सुना तो है नहीं, आप कैसा गाते हैं। आप सबसे पहले मुझे गाना कैसेट करके उसमें गा के मुझे भेजिए, मैं सुनूंगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर आपको बुलाऊंगी। हम सावन कुमार जी की फिल्म की बात कर रहे थे। ये बताइए कि जब आप उनकी फिल्म के लिए संगीत दे रही होती हैं, आपके पति हैं, वो तो ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना वो उस समय डायरेक्टर होते हैं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर होती हूँ। अगर वो सही भी है, मैं रॉन्ग हूँ, तो वो मुझे टोक देते थे, भाई क्या कर रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हुआ कि आपने धुन बनाई और उन्हें पसंद ही ना आया? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है, फिर दूसरी बनानी पड़ती है। अच्छा है ये, नहीं तो दूसरी बनाओ। मगर मैंने देखा सावन जी ने हमेशा मेरी उस ट्यून को ही पहले रखा है जो मैंने पहली बार बनाई है। जब मुझे कहते हैं एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो बोलती है इसकी दूसरी और 1-2 ट्यून बना लो। अच्छा। बना देती हूँ, मगर वो पहली ट्यून को ही ओके करते हैं। हम आपके गानों में मेलोडी की बात कर रहे थे, उस मधुरता की बात कर रहे थे। मैं सोच रही हूँ कि कोई एक गाना दर्शकों को सुनाया जाए, दिखाया जाए, है ना, जब तक वो हो। ये बताइए, जब हम बात कर रहे थे पिछली पीढ़ी के सिंगर्स और आज की पीढ़ी के सिंगर्स में, आपको लगता है आज की पीढ़ी जो है उनमें वो डिवोशन नहीं है, उतनी निष्ठा नहीं है जितनी
पुरानी पीढ़ी नहीं के क्या हो गया, गायकों पहले में? तो है ना एक सिंगर को बुला के हम सोचते थे वही सिंगर गाना गाएगा। आज के सिंगर्स का प्रॉब्लम ये हो गई कि रोज उनको 4 10 8 गाने भी गाते हैं, 4 गाने भी गाते हैं। वो ट्रैक सिस्टम हो गया है। जी ट्रैक की वजह से क्या होता है, अब हम लोगों ने ज़्यादातर रिकॉर्डिंग जो की वो लाइव की है। लाइव में और ट्रैक्स में ये फ़र्क होगा कि आप ट्रैक एक बार आपने कर लिया, अब उसका जो सुर है वही उसमें गाना पड़ेगा आपको, जी। डुएट हो या सोलो हो। जी और पहले के गानों में लाइव होता था। अब पहले के सिंगर भी गाते थे एक गाना एक दिन, आज के सिंगर भी 4 6 गाना गा देते हैं और ट्रैक होता था तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रैक गा के आ जाते हैं दूसरे स्टूडियो में। हम्म। पुणे से फोन है कुमार खोंद्रे का। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सवाल आपका क्या है? नमस्ते नमस्ते। उषा खन्ना जी, नमस्ते। नमस्कार। मैं पूना से बात कर रहा हूँ। आपने संगीत किससे सीखा और आपने हिंदी छोड़ के कहीं और भाषा में संगीत दिया है कि नहीं? संगीत तो मैंने अपने पापा से सीखा था। क्लासिकल मेरे पापा जानते थे, मतलब संगीत विशारद थे वो, उनसे सीखा। और क्या पूछे थे? हिंदी फिल्मों के अलावा और किसी? नहीं, हिंदी भाषा फिल्मों का मैंने काफ़ी गुजराती पिक्चर्स की है, तमिल की है, अभी मलयालम की थी और कन्नड़ की है, तेलुगु की है, काफ़ी मतलब पिक्चर की। जी हम उषा जी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे। आजकल सारा कुछ इतना टेक्निकल हो गया, जैसे आप बता रही हैं कि ट्रैक्स तैयार हो गए, है ना, और पहले जो था वो मामला था, खूब रिहर्सल्स हो रही हैं, है ना, और लाइव रिकॉर्डिंग। जी कहीं पर लगता है कि जब सारे लोग एक साथ होंगे स्टूडियो में, गीतकार भी है, संगीतकार है, गायक हैं, यहाँ पर कुछ कलाकार आए, वो बताते हैं कि कभी कभी तो हीरो हीरोइन भी रिकॉर्डिंग के समय आते थे देखने के लिए किस तरह गाया जा रहा है वगैरह। तब शायद उस गाने, वो गाना जब तैयार होता था उसमें एक आत्मा, जान होती थी। अभी क्या हो गया देखिए, जब डुएट गाना है जी और लाइव है, इधर रफ़ी साहब खड़े हैं, इधर लता दीदी खड़ी हैं, किशोरदा खड़े हैं, वो एक दूसरे को देख के गाना गाते थे। अरे इसने ये जगह बहुत अच्छा गाया है, इसको मैं भी ऐसे करके गा दूं। जी तो चेंजेस गाने में बहुत अच्छी लगती थी। जी। अभी क्या ट्रैक ले लिया, आप सुर नहीं बढ़ा सकते, सुर घटा नहीं सकते, कभी ऊंचा हो जाए तो फिर ऊंचे सुर में गाना पड़ता है कि इसके ट्रैक तो ले लिया, ट्रैक का तो आप चेंज नहीं कर सकते। जी जी तो वही ना, पहले लगता था हम लोग रिकॉर्डिंग करने आए हैं, सब लाइव होता था, 70-80 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, सिंगर्स आए हैं, तो लगता एक माहौल ही बहुत सुंदर लगता था। बिल्कुल। तो अब सारा कुछ बिल्कुल मशीनी मशीनी नहीं हाँ लगता? बिल्कुल मशीन। पर अभी भी ये जो नए सिंगर्स हैं वो चाहते हैं उनको ज्यादा रिहर्सल्स वगैरह दी जाएं। हाँ ऐसे हैं, काफी सिंगर्स कहते हैं कि हम रियाज किए बिना, आई मीन रिहर्सल किए बिना नहीं गाएंगे, एक बार तो रिहर्सल देनी पड़ती है। मगर आजकल क्या हो गया कि 99% लोग स्टूडियो में सिंगर आते हैं, जी वो पूछते हैं क्या धुन, हम सुना देते हैं, वो गा के चले जाते हैं। तो पहले जैसी बात नहीं पहले- रही बस। तो ये फोन ले लें, पुणे से फोन है अजित नारकर का। हेलो अजित। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मैं नारकर बोल रहा हूँ पुणे से। जी मेरा सवाल है कि अभी का ये जो रिमिक्स का जमाना चल रहा है, तो उसमें ये अभी मेरा अभी ये 8 साल का जो लड़का है, वो जो गाना सुनता है कि आइका दाजिबा या काटा लगा जो गाना सुन रहा है, तो उसमें आप ये पुराने गाने जो है नया पीढ़ी का अच्छे लगे उसके लिए क्या करना चाहिए? इवन अभी ये दूरदर्शन जो है वो भी पहले सुबह जो रंगोली प्रोग्राम था उसमें भी अभी वो नए गाने ही दिखाने लगे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? थैंक यू। नहीं नहीं, आप नारकर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब पुराने गाने, शायद उनका ये कहना है कि उनका जो, हाँ जी हाँ जी, जो नई पीढ़ी है उसको पुराने गाने कैसे अच्छे लगेंगे? नई पीढ़ी, आपको मैं एक बात बता दूं कि आज की नई पीढ़ी भी, जितने आप देखिए सारेगामा का प्रोग्राम में जो कंपटीशन चल रही है जी, जी जी। पे, आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो आज की तारीख का जो गाना उन्होंने गाया हो, क्योंकि बिल्कुल। आज की तारीख के गानों से आप किसी को सुना के खुश नहीं कर सकते। अगर आपको वहाँ पे नंबर 1 आना है तो क्यों हमारे पुराने गाने क्यों गाते? क्योंकि इसमें मेलोडी और मेन कंपोजिशन होती थी, उसको गा के आप अपने जज्बात जाहिर कर सकते हैं। बिल्कुल। आज के गानों में कैसे करेंगे? उसी तो नई दौर पीढ़ी, जी जी नई पीढ़ी को हम लोग कुछ सिखा नहीं सकते, ऑलरेडी सब वो रीमिक्स और ये सब पसंद करते हैं। जी। अगला फोन है इलाहाबाद से रतन श्रीवास्तव का। हेलो। हेलो उषा जी, नमस्ते। नमस्कार। हमें ये पूछना था कि आपकी आने वाली कौन सी नई फिल्में आ रही हैं? आने वाली नई फिल्मों में एक फिल्म तो अगले महीने लग रही है,
जिसका नाम है दिल परदेसी हो गया। हम्म। इस बारे में इसके हम अलावा भी कोई आगे फिल्म बातचीत करेंगे। जी। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? हेलो। हेलो। हाँ जी। अब इसके अलावा भी कोई फिल्म है और आपका कोई प्राइवेट एल्बम भी आ रहा है? प्राइवेट एल्बम भी मैंने अभी किया है, वो भी आ रहा है, और एक नई पिक्चर और है, उसका नाम है शीशा, वो भी आएगी, मतलब 2-3 महीने में वो भी लगने वाली। अच्छा, प्राइवेट एल्बम। हाँ, मैंने एल्बम की एक नई लड़की है, उससे गवाए एल्बम, मतलब लेटेस्ट जो स्टाइल चल रहा है ना उसके जी। स्टाइल से बनाए। इससे पहले एक सवाल, वो रीमिक्स वाला, जो रीमिक्स की बात हो रही थी, आपको उषा जी ये नहीं लगता है कि ये रीमिक्स का जो दौर चल रहा है, वो जो पुराने गानों के साथ ये छेड़छाड़ करना कहाँ तक जायज़ लगता है आपको? ये क्या होता है कि वो रीमिक्स करने के बाद ये लोग ये भूल जाते हैं कि गाने की डेप्थ क्या थी, जी। गाने के कंपोजिशन कैसी है। अब वो पुराना एक स्टाइल उस गाने को रख के वो लेटेस्ट लाते हैं, रीमिक्स कर देते हैं। अब रीमिक्स में क्या हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपनी बारे में कह सकती हूँ कि जैसे बहुत अच्छी मैंने बिरयानी बनाई हो, खाना बनाया हो, उसके अंदर और थोड़ा सा नमक और थोड़ी मिर्ची डाल के उसको स्वाद ही खराब कर दे, तो वो मुझे नहीं पसंद रीमिक्स। नहीं, बावजूद इसके आजकल जिस धड़ल्ले से मार्केट में अब देखिए जो लेकर चलता ये कहते हैं कि जो चल रहा है, जी। जब कंपनी वाले उसको, जैसे बड़ी कैसेट कंपनीज है, जी। ये इनको पसंद करती हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पर दूसरी तरफ ये भी लगता है कि ये हमारे उस पुराने संगीत की कितनी बड़ी जीत भी है कि बार बार हम उसी की शरण में जा रहे हैं। हाँ, जीत तो है, मगर मुझे वही तकलीफ हो जाती है कि इतना ये अच्छा गाया हुआ, इतनी अच्छी रिदम थी, उसको क्यों बदल दिया। जी। इसके बदले तो मैं कहती हूँ रिमिक्स के बदले लोग अपनी नई कंपोजिशन को ऐसा करें तो ज़्यादा बेटर है। जी। उषा जी, आपने बताया आपने कितने सारे नए गायकों को, आपने गायिकाओं को मौका दिया है। सुना है एक बार आपने मनमोहन सिंह जो कैमरामैन हैं, उनसे गाना गवाया, तो ये कैसे सूझी आपको? ये मेरी सोच नहीं, ये सावन जी की थी। सावन जी की पिक्चर थी लैला, जी। उस पिक्चर के गाने गाए थे उन्होंने, लता जी के साथ था वो, क्योंकि मनमोहन जी ने उस पिक्चर को वो मतलब उनके साथ एज ए कैमरामैन थे, जी। तो वो गाते बहुत अच्छा, मीठा गाते थे। पंजाबी कुछ रिकॉर्डिंग हुई थी, जी। तो वो सावन जी ने सुनी, तब उन्होंने कहा कि उषा जी आप इनसे गवाते। अच्छा, ये बताइए उषा जी, जब धुन बनाई जाती है, संगीत निर्देशक जब धुन बनाते हैं, आपके साथ आपके असिस्टेंट्स भी होते हैं, म्यूजिक अरेंजर्स होते हैं, सुना है कितनी बार आप यानी जो शब्द हैं मुखड़ा बना दिया, अंतरा बना दिया, और बीच के जो म्यूजिक पीस हैं वो तो अरेंजर बना लेते हैं, तो आप भी, आपके साथ भी ऐसा होता है, क्या करते हैं? ऐसा कभी कभी तो होता है, मगर ज़्यादातर हमारे गाने के साथ ही जो बीच का म्यूजिक है ना बन जाता है, जिसको मतलब मोस्टली आजकल अरेंजर लोग लेते हैं गाने के बनाने के लिए म्यूजिक। और उसके लिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उससे अब साथ में काम कर रहे हैं, तो अगर वो बताएंगे तो अच्छी चीज लगेगी तो क्यों नहीं लेंगे। ये बात मैं आगे भी करना चाहती हूँ, पहले एक फोन ले लें। पुणे से है तृप्ति जोशी का। हेलो तृप्ति। हेलो। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती थी। जी पूछिए। हम ज्यादातर संगीतकार के साथ एक गायक या गायिका का नाम होता है कि इनसे ज्यादा से ज्यादा गाने इस गायिका ने या इस गायक ने गाए हैं, तो वैसे आपके साथ कभी किसी गायक या गायिका का नाम नहीं दिखता है। वैरायटी ऑफ गायक और गायिका ने आपके साथ काम किया हुआ है, जैसे आपका कोई फेवरेट गायक या गायिका है? और एक और सवाल मुझे पूछना था कि आपके संगीत जो दिया हुआ है उसके ऊपर कुछ ओपी नैयर का इम्प्रेशन दिखता है, पर जो कुछ मैंने पढ़ा था उसके मुताबिक आपके ऊपर जय किशन जी का कुछ इम्प्रेशन था, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले जो मैंने दिल देखो देखो का म्यूजिक दिया था, उस जमाने में नैयर साहब का बहुत ही फेमस स्टाइल था, रिदम। जी हाँ, रिदम बदलना। और मुझे खास करके कहा गया था, मुखर्जी साहब ने कहा था कि देखो उषा, मुझे म्यूजिक ऐसा लगे लोग समझे कि ओपी नैयर ने म्यूजिक दिया है। मैं बोलती मैं बना रही हूँ, मगर क्यों आप ऐसा चाहते हैं? कहने लगे नहीं, मुझे मेरी पिक्चर में नैयर साहब ने म्यूजिक नहीं दिया, इसलिए मैं चाहता, इसलिए मैंने तुमको ये पिक्चर दी। तो इसकी वजह से उनका रंग मेरे पे ज्यादा, उस पिक्चर में ज्यादा नजर आया। और शंकर जयकिशन मेरे मतलब मेरी प्रेरणा है। मैं अपने आदर्श मानती हूँ, उनकी स्टाइल में मोस्टली बनाती हूँ अपने स्टाइल में। दूसरा उनका ये भी सवाल था कि आपके साथ कभी किसी एक सिंगर का नाम नहीं जुड़ा, एक या दो लोगों का, कि आपके ज्यादातर गाने इसी व्यक्ति ने गाए, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, उस वक्त तो देखिए क्या होता था कि
रफ़ी साहब भी गाना गा रहे थे, किशोर दा भी गाते थे, मुकेश जी भी गाते थे, मन्ना दा भी गाते थे, जी। तो वही लोग साथ में ज़्यादातर इन्हीं चारों ने मेरे साथ गाने गाए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टाइल का मैंने मतलब म्यूजिक दिया हो। जी जी। हम बात कर रहे थे म्यूज़िक कंपोजिंग के, तो म्यूज़िक अरेंजर का कितना हाथ होता है वहाँ पर? देखिए, कभी कभी तो अरेंजर बहुत अच्छा साथ दे देता है, और कभी कभी अरेंजर ये कोशिश करता है जब कि मैं धुन को जरा नीचे रख के उसके ऊपर और ऑब्लिकटो डाल दूं, मतलब हैवी म्यूजिक दूं, जी। तब गड़बड़ हो जाती है। अदरवाइज कंपोज म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ही रहते हैं अरेंजर वगैरह। जी, पर अरेंजर की ज़रूरत क्यों महसूस होती है जो संगीत निर्देशक है? नहीं, देखिए, अरेंजर की जरूरत इसलिए होती है, जैसे मुझे जरूरत पड़ती है कि मैंने इंग्लिश नोटेशन नहीं सीखे। अब जब मैंने इंग्लिश नोटेशन सीखे नहीं, तो मैं अपने ऑर्केस्ट्रा को कैसे समझाऊंगी? वो सारे गमपा तो सब नहीं करते ना, सोलोइस्ट को वो लोग करते हैं। इसलिए मुझे अपने अरेंजर मैंने वो रखा है जो इस लैंग्वेज को जानता है, तो उसके थ्रू बहुत इजी काम हो जाता है करना। अगला फोन फिर से पुणे का है और फिर से नजीम का है। अच्छा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, हेलो। हाँ। हेलो, नमस्ते उषा जी। नमस्कार। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरी जरा एक आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आपका आई थिंक गाइड किया हुआ एक गाना है, चूड़ी मजा ना देगी कंगन मजा ना देगा। फिल्म का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, बट सनम बेवफा। मतलब इतना मधुरता है और इतना क्वालिटी में एक सॉन्ग है कि उसको हम डेफिनेटली उसको हम सुनना चाहेंगे। तो इसका तो मैंने आपको पहले भी कह दिया कि इसकी म्यूजिक डायरेक्टर मैं नहीं हूँ, ये मेरे असिस्टेंट है। तो आपने उन्हें कुछ आपने गाइड किया होगा उन्हें? नहीं, मतलब आपके असिस्टेंट थे? हाँ, असिस्टेंट हैं, और वो सावन जी की पिक्चर थी, तो उनकी स्टाइल और मेरी स्टाइल मिलने की वजह से ये कह रहे हैं कि चूड़ी मजा ना देगी आपका गाना लगता है। अच्छा। ऐसे। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो फिर वहीं लौट कर आ रही हूँ अरेंजर वाली बात। मुझे ऐसा लगता है कितनी बार उषा जी, इसलिए आपसे जानना चाह रही हूँ, आपने इतना लंबा दौर इस इंडस्ट्री में गुजारा है, अभी भी आप माशाल्लाह इतनी बढ़िया धुनें दे रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुखड़ा और अंतरा वो तो एक सही राह पर चल रहे हैं, वो जो बीच वाला म्यूजिक पीस है वो कहीं किसी और दिशा में आपको ले जाता है, तो ऐसा नहीं लगता कि उस गाने के साथ बेइंसाफी हो गई? नहीं, अगर आप कह रही हैं कि किसी और जगह म्यूजिक चलाया जाता है, तो शायद सिचुएशन ऐसी होगी कि दोनों रोमांटिक गाना गा रहे हैं, उसमें चेज भी हो रही है एक दूसरे के पीछे, कोई भाग रहा है, कोई पकड़ने के लिए, कोई चोर हो, तब वो थोड़ा ऑर्केस्ट्रा अलग लगता है। अदरवाइज गानों के साथ तो मैच नहीं होगा, तो अरेंजर को लेंगे कैसे? मैच तो करना पड़ता है। अभी पिछले साल आपको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था, उस फिल्म के बारे में बताएं, उसके संगीत के बारे में। क्या था वो पिक्चर का नाम? था अजब घर, चिल्ड्रन सोसाइटी की थी जी, और वो नॉन फिल्म उसके अंदर मुझे मिला था अवार्ड। अच्छा जी। हरिद्वार से फोन है आपके लिए प्रमोद कुमार का। हेलो प्रमोद। हेलो जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, हेलो। पूछिए सवाल। हाँ जी, पूछिए। नमस्कार जी, मैं आईआईटी रुड़की से बोल रहा हूँ जी। ये आपने जो आपने पहला गाना मोहम्मद रफी साहब से गवाया था, वो कौन सा था? रफी साहब से पहला गाना जो मेरा गाया था वो था मेघरे बोले घनन घनन पवन अच्छा, चले वाह। दिल लेके देखो, ये गाना था। उषा जी, बताइए कि पहली ही फिल्म में इतनी प्रसिद्धि मिल जाना, कैसा था वो अनुभव? अनुभव तो बहुत मजेदार था। आपको एक बात बताती हूँ, जी। जब ये पिक्चर लगी दिल लेके देखो, तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा जाके थिएटर में देखती हूँ लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पहले बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि मैंने म्यूजिक दिया। अच्छा। काफी लोग सोचे कि किसी आदमी ने दिया, मतलब किसी पुरुष का म्यूजिक है और मेरा नाम दिया है, तो मुझे बड़ा शौक, मैं जाके देखती थी। नॉवेल्टी थिएटर में पिक्चर लगी थी, मैं वहाँ गई तो 2-3 लड़के मुझे पहचान गए, क्योंकि पब्लिसिटी उन्होंने बहुत अच्छी की थी। अच्छा। मतलब उस जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर की फोटो छापना बड़ी बात हो जाती थी। तो 2-3 लड़के खड़े थे, वो मैं एक कोने में बैठी देख रही थी। वो एक लड़का बोलता, अरे तुमने सुना क्या बकवास म्यूजिक दिया इस पिक्चर का? बोले क्यों? नहीं, एक भी गाना अच्छा नहीं। दूसरा बता रहे, यार हम सोचे थे पता नहीं क्या होगा, कौन सी लड़की है जो म्यूजिक दे रही, मुझे तो नहीं लगता। सब बोलते रहे, मैं चुपचाप रही। उसके बाद मैं धीरे से उनके पास आके बोली, भैया मेरे गाने अच्छे नहीं लगे तो मैं तो कोई बात नहीं, मैं अगली पिक्चर में अच्छा म्यूजिक देने की कोशिश करूंगी। पर एक्सपेक्ट, फिर वो बेचारे मुझसे माफी मांग ले, बोले नहीं हम तो आपको ऐसे ही छेड़ रहे थे। कर रहे थे।
बस ये मजे आते थे, हम लोग जाते थे थिएटर में, कहाँ बैनर्स लगे हुए हैं, इसमें मेरा नाम कितना बड़ा लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, तो ये सब इसका बहुत शौक हो गया। बिल्कुल। हरियाणा से फोन है आपके लिए, अरुण अग्रवाल का। हेलो अरुण। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। उषा जी, एक मिनट में वॉल्यूम कम कर लूं। हाँ जी। हाँ उषा जी, आप प्लीज जरा बताइए, आपने किस उम्र से देना शुरू किया था? मतलब मैं 17 साल की थी जब। ओह अच्छा जी। हाँ जी, पूछिए सवाल। जी, आप प्लीज बताइएगा, आपका म्यूजिक सबसे अलग है, एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दूसरी बात यह है कि आपका सबसे पसंदीदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो आप ज्यादा यूज करते हैं या आपको पर्सनली पसंद है? मुझे तो अकॉर्डियन और वायलिन्स, ये दो चीज़ों का बहुत शौक, जो मेरे गाने में ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। अकॉर्डियन तो अब लगभग गायब ही हो गया है, स्टाइल नहीं रहा ना। पहले हम लोग क्या, देखिए पहले होता था आशा जी कि हम लोग जो गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगेगा उसका भी ख्याल करते थे। शंकर जयकिशन का एक गाना था, देखिए सुपर हिट है, उस गाने के अंदर एक पीस है, अगर आप वो पीस भी आपको गाना पड़ता साथ में, मतलब इतना मिलता है। वो है ना आवारा हूँ तारा, सही बात है। वो म्यूजिक कितना देखिए खूबसूरत है कि आवारा हूँ के साथ वो ऑर्केस्ट्रा है ना पीस, ऐसे म्यूजिक का पीस बनाने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट बड़े अच्छे लगते जब, और ये गाना पूरा जब ही होता था जब आवारा हूँ तारा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं कि क्या आज तो ऐसा है कि सारा कुछ कीबोर्ड में सारा कुछ निकलता जा रहा है। मैंने तो सुना, एक बार एक सज्जन बता रहे थे कि एक क्लैरिनेट प्लेयर हैं, उन्होंने अपने खुद बहुत बजाया है, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि कुछ भी करो पर ये वाद्य मत सीखना, ये इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मैं भूखा मर रहा हूँ, कैसे ये होगा। तो अगर इस तरह से हमारे अपने जो अलग अलग, यानी पहले बांसुरी थी, संतूर था, सितार था, वायलिन था, अकॉर्डियन था, सारी चीज़ें गायब होती जा रही हैं। अब वो क्या करे, आपको कहा ना एक चक्कर चल रहा है ये। अब कई प्रोड्यूसर दे कांट अफोर्ड, तो वो क्या करते हैं कि बोलेगा बच्चे एक कीबोर्ड बुला लो, उसी के अंदर फ्लूट, उसी के अंदर तबला, उसी के, अब देखिए तबला 2 हाथों से बजता है, उसके अंदर जो किया उसके वो टोन आ ही नहीं सकती है। अब तबला हो गया, फ्लूट देखिए, अगर बांसुरी सुननी है आपको तो हरिप्रसाद चौरसिया ही बजा सकते हैं, उसके अंदर जो फीट की हुई है उसका तो मजा नहीं आ सकता। बिल्कुल। जान नहीं और आदमी खड़ा हुआ है, ऐसा हाँ जी बिल्कुल। आप जब हम ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, देशभक्ति के गीत और ट्रम्पेट साथ चलते हैं, आपका एक गीत जो सदा बहार है, देशभक्ति का गीत, छोड़ो कल की बातें, उस गीत के बारे में कुछ बताइए हमें, कैसे बना वो? नहीं, वो तो वही सिचुएशन मिली, पिक्चर का नाम था हम हिंदुस्तानी, उसके अंदर फिर गाना कहने लगे ऐसा गाना बनना चाहिए जो बहुत इजी भी रहे और गाना चले भी। प्रेम धवन जी ने बहुत खूबसूरत लिखा था इस गाने को, तो वो गाना सोच के कि भाई चले भी, उसको ध्यान रख के वो ट्यून बनाई थी। असली गीत है, यानी हमेशा जिंदा रहते हैं, जो उतने ही ताज़ा रहते हैं। अगला फोन फिर हरिद्वार से है, सौरभ का। हेलो सौरभ। हेलो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हेलो। हाँ गुड जी मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हम क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं आपसे कि मैम, हाँ जी पूछिए। जो सुरीलापन मेलोडी मैम ओल्ड सॉन्ग्स में थे, क्या बोले? वो आजकल के सॉन्ग्स में बिल्कुल नहीं मिल रहे मैम। क्या आजकल की जनरेशन मैम इसको पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रही? वो बिल्कुल, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि वही प्रॉब्लम आ जाती है ना कि क्या गाएं। अब गाना है अब इसके अंदर बोली आएंगे, आज चाहे तू कहाँ पे, बस ऐसे बोला सकते हैं। अब पहले हम लोग को ऐसा गाना पता है तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, तो देखिए बोल भी है उसके अंदर, मेलोडी भी, आप गाएंगे अपने आप गाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आजकल के गाने लोगों को पसंद नहीं आ रहे। आपकी आने वाली जो फिल्म है दिल परदेसी हो गया, उसके बारे में हमें बताइए कुछ। दिल परदेसी हो गया के बारे में क्या बताऊँ, आप पूछिए मुझसे। यहाँ पर इस फिल्म में संगीत देते समय आपने, क्योंकि बिल्कुल नए दौर की आज की फिल्म और हम आपको ज्यादातर उन पुराने गीतों के साथ जोड़ते हैं, इस समय क्या था दिमाग में, क्या आना चाहिए संगीत में? देखिए मैं हमेशा जैसा चल रही होती ना ट्रेन उसको ही पकड़ती हूँ, मैंने अपना स्टाइल नहीं छोड़ा। फिर भी उस गाने में रिदम चाहिए थी, रिदम दी,
जो आजकल की ट्रेंड जो चल रहा है, जो आजकल की स्टाइल है, वो सब मद्देनजर रखने के बाद मैंने मेलोडी और बोल बहुत सुंदर है, इसकी वजह से मेलोडी भी बहुत अच्छी बनी। तो मेलोडी को सामने रखिए, आप देखिए लोग गाएंगे ही वो गाने, नए गाने जो आप लोग को सब कंप्लेन करते भी हैं, उसके बावजूद देखिए रीमिक्स गाने बनते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या हो गया, वो कंपनी वाले बनवाते हैं कि चलो ये गाना चल रहा है, वो गांव देश कोने कोने में तो देखिए रीमिक्स को कोई महत्व नहीं मिलता। बिल्कुल। ये बताइए कि अब इस बदलते दौर में अपने आप को आप कितना बदलना चाहिएगा, या उषा खन्ना वही रहेंगी? बदलना तो मैं अपने रंग को तो नहीं बदलूंगी। अगर मुझे मेरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलेंगे कि हमको ये रंग चाहिए, जो उनको चाहिए वो मैं कर दूंगी, पर अपने रंग में मिला के अपनी स्टाइल नहीं छोड़ूंगी। शोरगुल कहीं नहीं सुनेंगे? नहीं, फिर म्यूजिक ही नहीं रहता ना, शोरगुल आप डाल दीजिए रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, कुछ फायदा नहीं। आप देखिए कितने पुराने गाने लोग क्यों गाते हैं, उसका भी रीजन होगा। मैं लंदन अमेरिका सब जगह शो करके मैंने किसी को आज का गाना गाते नहीं सुना। मधुमती के गाने गाते हैं लोग, और वो कौन सी पिक्चर थी, देव साहब की पिक्चर थी, वैजंती भाला का गाना, उसके वही डांस करते हैं, होठों पे ऐसी बात। हाँ। तो उसका इसका कुछ तो महत्व है इस बात का कि आप लोग पुराने रंग को नहीं भूल सकते। नए रंग देखिए चलते हैं, हम 15 दिन 20 दिन चलेंगे गाने, उसमें खत्म। अभी सालों साल पुराने गाने, बिल्कुल कितनी पुरानी पिक्चर, मधुमती के गाने देखिए क्या सुंदर है। जी हाँ। तो उषा जी, बस अब ऊपर वाले से ही प्रार्थना है कि जैसा आपने कहा कि दौर कितना भी बदले, पर उषा खन्ना का वो रंग वैसा ही बना रहेगा। हम उतने ही खूबसूरत मीठे गीत आपसे सुनते रहें, जरूर। ईश्वर से ही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक शय मोहब्बत के नूर से रोशन, हर एक शय मोहब्बत के नूर से रोशन। ये रोशनी जो न हो जिंदगी अधूरी है, रहे वफा में कोई हम सफर जरूरी है। ये रास्ता कहीं तन्हा कटे तो मुश्किल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता